सत्यपाल मलिक बड़े नेता बने मेरठ कॉलेज मेरठ से, और यहाँ उन्होंने छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। मूल रूप से बागपत के हिसावदा गांव के रहने वाले थे, और आज हमारे साथ उसी वक्त के एक छात्र नेता, सत्यपाल मलिक के ज़माने के छात्र नेता, छात्र संघ में भी रहे, विधायक भी रहे उत्तर प्रदेश में, और वेस्टर्न यूपी की सियासत में एक अहम जगह आपकी है, राजेंद्र शर्मा जी। मूल रूप से बागपत के रहने वाले हैं, लेकिन मेरठ के खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा पहुंचे। और सत्यपाल मलिक, हिंदी आंदोलन की बात हो चाहे छात्र राजनीति की बात हो, आप और सत्यपाल मलिक साहब साथ साथ रहे एक बड़े हिस्से में राजनीति के। आज मलिक साहब नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप उनको? सर्वप्रथम तो मैं एक अपने आदर्श और बहुत लंबे साथी मलिक साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जब मुझे पहला फ़ोन देहरादून से प्राप्त हुआ तो मुझे खुद में बड़ा दुख हुआ। और जैसे कि आपने कहा, वो 2.5 महीने से अधिक से बीमार भी थे, अस्वस्थ थे, मगर उस समय से 2-3 घंटे में मुझे पूरा उनका जीवन, उनका संघर्ष, मुझे एकदम सारी चीज़ें सामने आती रही। उन्होंने अपने गांव पढ़ने के बाद ढिकोली इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया, और चौधरी चंद्रपाल सिंह जी वहाँ प्रिंसिपल थे, जो यूपी के आदर्श प्रिंसिपल्स में से माने जाते हैं, जो वो भी बताया करते थे। वहीं से उन्होंने एक डिबेट बोलना शुरू किया, वाद विवाद प्रतियोगिता, और वो हमेशा वाद विवाद प्रतियोगिता में अव्वल प्रथम पाए, हमेशा प्रथम रहे। उसके बाद वो मेरठ कॉलेज आए, और मेरठ कॉलेज में उस समय अपने ढंग का एक प्रबंध तंत्र था। डॉक्टर पुरी प्रिंसिपल हुआ करते थे, और पुरी साहब एल्गी बॉटनी के अंदर जो एक सब्जेक्ट है एल्गी, उसमें एशिया के ऑथोरिटी थे, एशिया के ऑथोरिटी। प्रबंध समिति बहुत बार उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास करती रही, तो डॉक्टर पुरी के पक्ष में। और मेरठ कॉलेज में एक ज़माना था, आज तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मगर गांव का लड़का शहर का लड़का, एक डिवीज़न दोनों में रहता था, गांव के लोगों में और शहर के लोगों में। शहरी लोग बहुत बार ये मानते थे कि हम लोग पिछड़े लोग हैं, गांव के लोगों को ये सोचा जाता है ये पिछड़े लोग हैं, बाल नहीं रखते, पैंट बूशर्ट नहीं पहनते, तो ये सब सोचने के तरीके थे। पुरी साहब के पक्ष में एक बड़ा आंदोलन चला, और उसका नेतृत्व मलिक साहब ने किया। उसके बाद वो बहुत पॉपुलर हो गए, और एक पहले पार्लियामेंट कहते थे, पार्लियामेंट बनती थी कॉलेज में, तो कॉलेज में पार्लियामेंट बनी, उसके प्रीमियर बने। प्रीमियर बनने के बाद नेक्स्ट टाइम ये प्रयास हुआ चुनाव सीधा होना चाहिए। पहले इनडायरेक्ट चुनाव होता था जी, एमपी क्लास से चुने जाते थे, क्लास के एमपी प्रीमियर को चुनते थे। अगले वर्ष प्रोफेसर अली खान उसके पैटर्न हुआ करते थे इलेक्शन। ये किस ईयर की बात रही होगी? ये 66-67 की जी बात। जी। तो आंदोलन चला सीधा चुनाव हो। प्रोफेसर यादव, प्रोफेसर खान, ये ऐसे लोग तो जो हम लोगों को एक तरह से, उनको भी, मलिक साहब को भी अधिकांश प्रेरणा इन्हीं लोगों से मिली। और दोनों लोगों ने आगे बढ़ कर के पुरी साहब का पक्ष भी लिया, और आंदोलन चला कि सीधा चुनाव हो। इसी बीच में इससे पहले ही हिंदी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, और देश के पैमाने पर शायद इतना बड़ा आंदोलन देश में कोई आंदोलन हुआ ही नहीं जितना बड़ा हिंदी का आंदोलन हुआ। और राजनारायण जी से लेकर तमाम लोग, इवन डॉक्टर लोहिया, सारे लोग हिंदी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। और मलिक साहब मेरठ का, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक बड़ा ग्रुप था छात्र नेताओं का। श्याम किशन पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, देवव्रत मुजुमदार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, मलिक साहब यहाँ के प्रेसिडेंट थे। ये सारे लोग थे, और किशन पटनायक जो उड़ीसा के थे, वो राष्ट्रीय सेक्रेटरी थे SYS के। मुख्य SYS इस आंदोलन को चला रही थी। तो एक बड़ा आंदोलन छात्रों का हुआ, जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। कॉलेज के सामने का डाकखाना जला दिया गया, घंटाघर पर भी, सिनेमा हॉल में आग लगी।
और पहला मौका है जो मेरी जानकारी में कि मेरठ में पहली बार किसी छात्र और किसान आंदोलन में फौज सड़क पर आई, फौज सड़क पर है, और टैंक पे खड़े होकर मलिक साहब ने भाषण किया। टैंक पे भाषण शायद किसी नेता ने किस जगह की बात है ये मेरठ में? टैंक जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा कि कचहरी के आसपास ही कहीं उस पर खड़े होकर के, मतलब मिलिट्री भी नहीं चाहती कि लड़कों पे गोली चलावे, मिलिट्री कंट्रोल करने के लिए आई थी, कंट्रोल करने, ये एक साइकोलॉजिकल वो करने के लिए भाई मेरठ की फौज सड़क पर है। मगर उसी पे खड़े होकर के मलिक साहब ने भाषण किया और जब हिंदी के पक्ष में बोले, और उनके समर्थन में श्री राजनारायण जी, बीपी मौर्य, इतने बड़े नेता लोग बड़ौद भी पहुंचे। आज बड़ौद का भी मुझे याद है, वो क्या है, पुलिस चौकी पर उनका जलसा हुआ और वहाँ से भी बहुत से लोग उस समय गिरफ्तार हुए। तो हिंदी कानून, हालांकि उसके खिलाफ दक्षिण में हिंदी के खिलाफ भी एक आंदोलन चला, मगर देश की सरकारें जागी और हिंदी में काम धाम शुरू हुआ। ये उनका सबसे बड़ा आंदोलन था। फिर वो सीधा चुनाव हो गया, कॉलेज के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट रहते भी उन्होंने छात्र आंदोलन में काफ़ी काम किया। पहले छात्र संघ अध्यक्ष मेरठ कॉलेज चुने हुए पहला, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट बना जी। और जो दिल्ली में पार्लियामेंट में 18 साल के लोगों को मताधिकार, उसके नेतृत्व भी सतपाल मलिक कर रहे थे। 18 साल को किसानों की बहुत सी मांगे थी, 18 साल के लोगों का मताधिकार। संसद पर प्रदर्शन हुआ और पटेल चौक पर जब रोक दिया गया तो वहाँ लाठीचार्ज हो गया। मधुली में, लाठीचार्ज से पहले मधुली में राजनारायण जी बड़े नेता मंच पे चले गए थे बोलने के लिए। इसी बीच में जनेश्वर जी ने अगुवाई की, हम लोग सब पीछे थे, तो वहाँ लाठी चल गई, गोली चल गई, 3 लोग शहीद हो गए, प्रदर्शनकारी 3 लोग शहीद हो गए, बाकी सैकड़ों लोग जेल में चले गए। उस आंदोलन का भी मोर और लेस थे तो देश के बहुत लोग, मगर मलिक साहब उसमें एक अगवा थे। वो भी उनका 18 साल का, राजीव गांधी ने फिर 18 साल को मताधिकार दिया, बाद में दिया, मगर आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई। तो इस बीच में चाहे वो असेंबली में रहे हो, पार्लियामेंट में रहे हो, और एक घटना मैं असेंबली की भी बताऊं, जब वो एमएलए थे बागपत से, तो चो साहब ने उनको बोलने के लिए, चौधरी चरण सिंह ने, कि इस पर सतपाल ही बोलेंगे। बाबूना चीफ मिनिस्टर थे जी, सतपाल बोले, और जब बोले तो बाबूना जी ने स्पीकर को कहा कि श्रीमान एक भी आरोप सही हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। इस पर सदन स्थगित हो गया और बाबूना जी क्रॉस करके आए, चो साहब को कहा कि चो साहब ठीक है, इस नौजवान लड़के को अपने बुलाने के लिए जिम्मा दिया, मगर भाई सरकार क्या किसके बारे में नहीं जानती। खैर वो कमेंट वैसा मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा जी, मगर मलिक साहब को उन्हें बधाई दी। बागुना जी के खिलाफ भी बोले हो, और बागुना ने मलिक साहब को बधाई दी कि आप आज बहुत अच्छा बोले। मैंने लंबे समय के बाद विधानसभा में इतना अच्छा वक्ता पहली बार कोई सुना। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा जो उनके खिलाफ बोले थे। उसके बाद मुझे बाबूना जी ने कहा यार तुम्हारे तो बहुत अच्छे संबंध है। मैं कहा जी कि इस दिन दिल्ली इनको लाओ, बुला के मैं बात करूँगा बैठ कर। खैर वो बातें उनकी हुई, मैं तो सामने नहीं था, बाहर रहा। तो चाहे वो असेंबली में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों या लोकसभा में रहे हों, तीनों हाउसेज के मेंबर रहे हो, उन्होंने अपने जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई, मेरी राय में एक सफल संसदीय परंपराओं का जो ज्ञाता होना चाहिए उस परंपराओं को निभाया, और एक संसदीय जगत के वो पारंगत व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छे ओरेटर भी थे, अच्छे लेखक भी थे। और वैसे तो मेरे जीवन की बहुत घटनाएं हैं। एक हमारे यहाँ प्रोफेसर सेठी थे जूलॉजी के, जो जानते नहीं थे मैं उस सगे भाई नहीं है, तो बरसों तक मुझे कहते हेलो मिस्टर मलिक। एक दिन मैंने कहा सर आई एम नॉट मलिक। तो उन्हें यही नहीं पता था कि मैं भाई हूँ नहीं हूँ। इतनी गहरी मित्रता, बहुत गहरी मित्रता थी जी। तो ये चलता रहा। दिल्ली में उनकी वाइफ फिर प्रोफेसर हो गई, उनका फिर वो दूसरा जीवन शुरू हुआ जी। तो आंदोलनकारी के रूप में उन्होंने शादी खुद की थी या नहीं? शादी ये एक तरह से लव मैरिज थी जी। प्रोफेसर इकबाल से उनकी लव मैरिज थी जी।
और इकबाल, प्रोफेसर इकबाल किस कॉलेज में रही मेरठ दिल्ली के? नहीं, वो यहाँ तो ट्यूटर रही मेरठ कॉलेज में। जी और दिल्ली में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था, मुझे सही याद नहीं, पुरानी बात होगी, जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ही प्रोफेसर थी। और एक वैज्ञानिक के रूप में उसने काम भी किया, जी। बंदरों पर उसकी बड़ी जब वो मेरठ कॉलेज में थी तभी संपर्क में तभी संपर्क, वो सिवा से वो भी एमपी थी, जी। जब ये प्री में बने वो एमपी भी थी, जी अपनी क्लास में एमपी थी। जी तो वो रहा, और बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा ये। जी मुझे सबसे इस समय जो बातें महसूस हो रही है, मैं करीब 1 महीना पहले उनसे मिलने गया अस्पताल में। जी तो उन्होंने कुछ ठीक थे तो ऐसे हाथ किया, मैंने हाथ तो उनसे नहीं मिलाया, फिर भी उंगली छुई। उसके बाद उन्होंने कहा बैठो, मैं बैठा तो नहीं। फिर उन्होंने कहा खाना, मैं खाना जब आप स्वस्थ होकर आ जाएंगे तो साथ सब खाना खाएंगे, और मगर बागपति बैठ के खाना खाएंगे। तो अंतिम वो फ़ोन पर मेरी दूसरे दिन राणा से बात होती रही, जो उनके साथ जी आज भी सुबह मेरे अभी सेक्रेटरी। तो उनसे बात होती रही। तो मगर 1-2 दिन वो आए भी कमरे में, फिर वापस चले गए। और इस बीच में जब वो गवर्नर भी थे तब उन्होंने कुछ बातें कश्मीर इसके बारे में सब कही। तो मैंने कहा आप ये सब जो है इसलिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं और आप, हम लोग किसान के घर में जन्मे हैं, हम किसान की बात नहीं कहेंगे तो किसकी बात कहेंगे? क्यों? किसानों तो से मेरे लिए उनकी बात महत्वपूर्ण है जी कि यदि मैं और आप किसान की बात नहीं कहेंगे, किसान की बात कौन कहेगा? तो वो जो बोले, मुझे जो लगता है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, वो बोले किसान के लिए बोले। वो जो हमारे जन्मजात एक लक्ष्य थे उनके लिए बोले। और अपने जीवन काल में उन्होंने जो भी किया वो सब इस देश के लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को मजबूत करने के लिए किया। और अपने माँ बजी, वो तो अपने फादर की जाने के बाद पैदा हुए, माँ अकेली थी, कोई इनके भाई था नहीं, ना बहन थी ना भाई था। तो शादी भी हुई, ये सब हुआ, चलता रहा। और आप चौधरी साहब से उनकी करीबी कैसे हुई, थोड़ा ये बताइएगा कि जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने तो चौधरी चरण सिंह की निगाहों में कैसे आए, कैसे एक 28 साल के नौजवान को इन्होंने एमएलए बनाया? जब चौधरी साहब ने छात्र संघ समाप्त कर दिए जी, तो ये छात्र संघ के पक्ष में थे, हम सभी लोग पक्ष में थे। जी, जेल भी गए जी, लखनऊ जेल में, हम सारे लोग जेल गए, छात्र संघ की अनिवार्यता रहनी चाहिए, गए। मगर बाद में जो पॉलिटिकल हालात बदले, एक दिन हमारे रात को चंदन सिंह, आपको याद है कि हम पे रहे थे कराना से, बहुत पाला पड़ रहा था जी। उन्होंने कहा भाई रात को ही चलेंगे। तो गए, उनके ये हुआ कि भाई इनसे बात करें, फिर चौधरी साहब से बात। उनका बाद में मन बनने लगा था कि भाई केवल हम लोग केवल ही भाषण के सरकार के खिलाफ बोलते रहें, चलते रहें, शायद कुछ हो नहीं पाएगा। जो डॉक्टर लोहिया कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं, शायद वो परिवर्तन आ नहीं पाएगा। तो परिवर्तन हम सत्ता के माध्यम भी ला सकते हैं जी। तो उनकी बात किसी भी माध्यम से चौधरी साहब से हुई, और वो पहला चुनाव 74 में लड़ गए, बागपत से लड़ गए। अब बीच में 77 का एक दूसरा दौर आया। अब मैं उनके बारे में बाकी चीज़ें तो नहीं कहूँगा जी, क्यों गए, क्यों आए, क्योंकि मुझे एक चीज़ का पता है जी। ये लेकिन ये जो आप एक तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने लगभग 25-30 साल की, ज़्यादा, और हाँ, और फिर वो राइट विंग पॉलिटिक्स 66 तो मान ही लो जी। कितने साल हो गए? हाँ, 30 साल से ज़्यादा तो वो बहुत ही एक्टिव रहे। हाँ, लेकिन एक सवाल ये आता है, 51 साल एक्टिव रहे भाई। 74 में बन गए जी, 26 साल और 25 से जी, उससे पहले भी वो एक्टिव, 55, हाँ 55-56 साल, 66 में देवाज हीरो ऑफ स्टूडेंट्स जी। लेकिन एक स्टूडेंट्स का हीरो जो है जब पॉलिटिक्स में एंट्री करता है तो वो पीपल कनेक्ट जो है मासेज में नहीं बन पाता। वो अच्छे ओरेटर थे, सही बात है, वो चौधरी साहब के करीबी थे, सही बात है, वो इंदिरा जी के करीबी रहे, वीपी सिंह जी के करीबी रहे, अटल जी के करीब भी गए, और मोदी जी ने उन्हें 4 स्टेट का गवर्नर भी बनाया। लेकिन जो पॉलिटिक्स की जो इलीट क्लास है या जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके करीब जाने की महारत तो उनके पास थी। स्टूडेंट लाइफ में वो
उन्होंने ग्रो भी अच्छा किया, बोलते भी अच्छा थे, लेकिन जो एक मास लीडर की इमेज होती है कि मासेज में उस तरह का पेनिट्रेशन हो, उस तरह की फॉलोइंग हो, उन रूट्स में जहाँ से आदमी निकला है, वो कभी नहीं बन पाई। जैसे वो बाद में मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, बाद में वो एक इलेक्शन चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ लड़ते हैं, बहुत थोड़े वोट मिलते हैं, लगभग 1 लाख। अलीगढ़ से जब वो लड़ते हैं एक इलेक्शन, तो एक बार एमपी रहते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन फिर दूसरा इलेक्शन दूसरी पार्टी से लड़ते हैं और वहां भी वो तीसरे चौथे नंबर पे खिसक जाते हैं। तो बाद में कोई इलेक्शन भी विन नहीं कर पाए, उस तरह की फॉलोइंग भी नहीं रही। तो क्या रीजंस रहे होंगे ऐसे? अब पता नहीं क्यों कई बार वो ये भी कहते थे, जैसे मैंने वैसे ही पूछा, भाई लोग कहते हैं कि भाई हमने पानी भी नहीं पूछा, हमारे यहाँ चाय पानी हुक्का पानी ये पुरानी चीज़ें थी जी क्यों जी। तो एक दिन ये कहा, यार मैं मान लिया 100 आदमी को सुबह शाम तक चाय पिलाऊं, तो ये कहेंगे साले कहा ये चीनी दूध आ कहाँ से रहा इतना, ना पिलाओ तो गाली तो तब भी खानी है जी। तो उनका हो सके, मगर फिर भी मैं मानूंगा जितना उनका कैलिबर था जी, जिनका उतना सोच था, यदि वो जनता से भी उस गहराई से जुड़ते तो वो राष्ट्र में अपने किस्म के एक नेता होते। आपने तो करीब से उनको देखा, तो ये जो एक सवाल लगा, एक दाग, मैं ये कहूँगा कि एक दाग लगा, उसकी रियलिटी मैं नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। सीबीआई की जो जिस तरह के इश्यूज सामने आए उसमें, कि सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल की, उन्होंने उनके यहाँ जांच भी हुई, उनके गांव तक भी, हवेली तक भी सीबीआई गई, और उन्होंने कहा मेरे पास 4 जोड़ी कुर्ते पजामे के सिवा कुछ है नहीं, है तो सीबीआई पब्लिकली बताए। तो उनका जो शुरुआती समय था, आपने उनकी पूरी अपब्रिंगिंग देखी, एक नेता बनते हुए देखा, एक गांव के किसान के बेटे को आपने, तो क्या उसमें कहीं पैसे के प्रति कुछ मोह, कुछ इंटरेस्ट, इस तरह की चीजें, कुछ एसेट्स आपको झलकते थे? नहीं, जो चर्चा आपने की या तो सरकारी बात ऐसी बे होना ये होना जी। जब वो गवर्नर कश्मीर थे तो मुझे एक दिन कहा जी कि यार कुछ होगा तो मेरे पास तो आपको पता घर वर तो कुछ है नहीं जी 2 जोड़ी या 4 जोड़ी कपड़े हैं, जी नहीं तो मेरे उठा के तेरे साथ रहने लगूँ, जी तेरे साथ रहने लगूँ। जी। तो आई थिंक ये तो फैक्ट था कि उनकी जांच चाहे जो करता जैसे करता, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसको ये कहा जाए उन्होंने कहीं से पैसा खा लिया, कुछ कर लिया जी। ऐसा कुछ विद्यार्थी जीवन में रहा। वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी हैं, मैं चाहूँगा सर आपकी तो उनसे लगातार बात होती थी, और जैसा क्योंकि आप तो लगातार जो उनका छात्र जीवन था उससे लगातार जुड़े रहे, तो कभी ऐसी बातों चर्चा हुई कि जब वो राजनीति की शुरुआत थी तो गांव की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, लेकिन हम देखते हैं हिसावदा गांव में वो जन्मे, फिर बाद में जैसे राजनीति में आगे बढ़ते गए तो किसानों की बात तो लगातार करते थे, हमें लगता है कि गांव से उनका किनारा रहा। कभी इस पे भी बातचीत हुई उनकी कि चूँकि बीजेपी विचारधारा से वो बहुत ज़्यादा, कई बार हमारी पहले बात भी हुई, जब मैं अमर उजाला का बहुत बार इंटरव्यू लिया तो वो बीजेपी में थे उस समय, लेकिन हमें लगता है कि वो मन से नहीं थे, वो बाद में कैमरे के बाद में बहुत सारी बातें करते थे। तो ऐसा उनके मन में कोई था कि वो बीजेपी में रहे लंबे समय, और बीजेपी उन्हें वो सब तो नहीं दे पाई, हालांकि वो गवर्नर रहे 3-4 स्टेटों के। कभी कोई ऐसा मन में आपसे कोई बातचीत हुई हो कि बीजेपी को लेकर, कि बीजेपी की विचारधारा, बीच में उन्होंने विरोध भी कर दिया? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर विरोध करना था मलिक साहब को तो तब करते जब वो पहली बार राज्यपाल बने थे। देखिए, वैचारिक आधार पर तो कभी वो बीजेपी नहीं थे, सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आए। जैसे आपने एक दिन मेरा हो गया तो मैंने कहा। दूसरा जो गांव की बात आप कर रहे हैं ना, जितना मैं जानता हूँ, एक तो गांव में वो करीब 8वीं 9वीं के बाद ढिकोली चले गए, फिर आते जाते रहे, फिर अकेली माँ थी, माँ भी बहुत अस्वस्थ रहती थी, उनकी मदर अस्वस्थ बहुत रहती थी, परिवार कोई, अब तो ठीक है वो बड़े आदमी हो गए तो बहुत, जो भाई धर्मपाल सिंह के परिवार सब कहते थे हमारे परिवार के, सगा उनका कोई ऐसा खास नहीं था। दूसरे उनकी मदद भी, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको विद्यार्थी जीवन में मदद की, विद्यार्थी जीवन में भी मदद की, जैसे प्रोफेसर नरेंद्र पूनिया हैं, वो CDA में नौकरी भी करते थे, बाद में NS में प्रोफेसर रहे। ऐसे लोग भी थे जिनकी जो ऐसी परिस्थिति भी है उन्होंने उनकी विद्यार्थी जीवन में हेल्प की। कई बार ऐसी परिस्थिति आदमी कई चीज़ों के प्रति इरिटेट हो जाता है,
अब इसावदा में वैसे तो कहने के लिए तो ऐसा नहीं कि जो जाता था उनका सम्मान भी वो करते थे। व्यवहार के तो हमेशा बहुत अच्छे थे भाई। खाना मैं एक दिन गया तो बोले भाई 3 रोटी, एक तू खा, नहीं 2 मैं खाऊंगा, एक तुम खाओगे। तो ऐसा नहीं था कि जो उनके बारे में सोचा जाता। वो मृदुभाषी भी थे, लोगों का सम्मान भी करते, शिष्टाचार बहुत था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा सर कोई मन में उनके था कि हम देखते हैं बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और जैसा आपने बताया उनका राजनीतिक संघर्ष छात्र जीवन का, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री है कि इनका संघर्ष भी नहीं रहा, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। उनका इतना बड़ा संघर्ष रहा, हिंदी आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका रही, पूरे देश में मूवमेंट चलाया, और ऐसा लगता है कि इतना बड़ा आंदोलनकारी मतलब आंदोलन चलाने के बाद में राजनीति में वो सब कद नहीं बढ़ पाया जो हो जाना चाहिए था। देखिए उस समय के जितने छात्र नेता हैं जिनके मैं नाम भी अभी लिए, उनमें से अकेले व्यक्ति हैं जो इतने सफल हुए। ज्ञानेश्वर जी को छोड़ दो, ज्ञानेश्वर मिश्रा को छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग या तो कैंसर होकर मरे या कोई ना कोई बीमारी होकर मरे। मुझे तो 5-6 लोग तो मुझे याद है। ये क्या वजह थी? कारण ये था कि तो ज़्यादातर छात्र नेता फक्कड़ थे, आज की तरह से थोड़ा ही थे कि छात्र यहाँ यूनिवर्सिटी के एक बार प्रेसिडेंट बने 4 स्कूल खोल लिए, ऐसा कुछ नहीं था। जितने विद्यार्थी नेता थे या तो कुछ घरों से चलाते थे, नहीं तो कोई मित्र मदद कर दिया, कुछ कर दिया, ज़्यादा खास होने। और यहाँ जेलों में बहुत रहे। विनोद दुबे के इलाहाबाद में छात्र यूनियन को लेकर दोनों पैर तोड़ दिए, फिर जेल में बंद कर 3 साल में जेल में छूटा, 3 साल में। मजूमदार को खुद कैंसर हुआ, मार्कंडे को कैंसर हुआ। ये मैं उस पीढ़ी के लोगों की बात बता रहा हूँ। किशन पटनायक लास्ट में कैंसर से मरे। तो एक दौर ऐसा था, चाहे लोहिया ने कॉलेज विश्वविद्यालय कॉलेजों से एक सेना खड़ी की, विद्यार्थियों की सेना कि जो व्यवस्था से लड़ेगी। एक तरफ जब देखा जाता है तो जो आज की राजनीति के पुरोधा हैं, जब इमरजेंसी का दौर था तो बताते हैं कि रामविलास पासवान वहीं से निकले, नीतीश कुमार वहीं से निकले, लालू प्रसाद यादव वहीं से निकले, एक वो भी दौर था। नहीं, ये जो चारों पांचों लोग हैं, नीतीश हैं, लालू, ये सब जेपी मूवमेंट की देन है। मैं तो जेपी मूवमेंट से भी पहली बात कर रहा हूँ। ये तो जयप्रकाश जी का देश में ऐसा वो चला, एक तूफान बना, उसमें बहुत लोग आए। राजकुमार जैन जो बागपत के ही थे, राजकुमार जैन को यहाँ कितने लोग जानते हैं, सबका गांव के थे, और दिल्ली के छात्र नेताओं सबसे अगवा राजकुमार थे। वो कुछ भी नहीं बन पाए। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। आप दोनों का धन्यवाद। बाकी तो अच्छा मलिक साहब पे चर्चा हुई। ये बहुत दुखद है कि वो नहीं रहे, और ये भी एक प्रकृति का एक चक्र है, सृष्टि का नियम है कि जो आया है उसको जाना ही है। एक लंबा जीवन उन्होंने जिया है, राजनीतिक तौर पे बड़ी उपलब्धियां हासिल भी की, और एक छोटे से गांव तो अच्छा खासा बड़ा है, रियासतों वाला गांव है वो। बड़ा हमारे यहाँ का तो मशहूर गांव, जमींदारों का गांव है। जी, जमींदारों का गांव है। और वहाँ वो जन्मे। शामली के बाद जी, वीरेंद्र वर्मा जी की फैमिली के बाद तो यही से बड़ी धर्मपाल सिंह सबसे बड़े जमींदार थे। जी जी, उदयभान सिंह, धर्मपाल सिंह, सारे लोग। जी, आज वो नहीं रहे, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिएगा। मेरठ की ओर से भी, सब नौजवानों की ओर से भी उनको बहुत बहुत हम सब की श्रद्धांजलियाँ। अगर आपके पास भी सत्यपाल मलिक जी से जुड़ी कुछ यादें हैं, उनकी कहानियाँ, कुछ किस्से हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उनका जिक्र करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।